आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज हिंदी में। आज इस वीडियो में हम आपको समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव पर किया गया कार्य का व्यंजक निकालेंगे और साथ ही समरूप विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युतीय द्विध्रुव के ऊर्जा का भी व्यंजक निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र लिया है। इस समरूप विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग वेक्टर ई से डिनोट करते हैं और इस समरूप विद्युतीय क्षेत्र में एक विद्युतीय द्विध्रुव है ए बी। इस विद्युतीय द्विध्रुव जो है इस समरूप विद्युतीय क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा हुआ है। विद्युतीय द्विध्रुव के ए बिंदु पर जो आवेश है माइनस क्यू है और बी बिंदु पर का आवेश प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है और द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी जो कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है वो भी हम दिखा दे रहे हैं, वो ए से बी की ओर होगा। आप देख सकते हैं कि यह द्विध्रुव चूंकि समरूप विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई में थीटा कोण पर है इसलिए इस द्विध्रुव पर बलाघूर्ण लगेगा। यह आप पहले पढ़े हुए हैं कि किसी भी विद्युतीय द्विध्रुव पर समरूप विद्युतीय क्षेत्र में बलाघूर्ण लगता है, वो बलाघूर्ण होता है पी साइन थीटा। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख ले रहे हैं, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे इस पे। तो देखिए यहां पर विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, आप जानते हैं समरूप विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर बलाघूर्ण लगता है टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि यह बलाघूर्ण इस द्विध्रुव को घुमाकर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में लाना चाहेगा। यह चाहेगा कि यह द्विध्रुव घूमकर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में आ जाए, यानी वेक्टर पी और वेक्टर ई दोनों एक दिशा में हो जाए, तब तक यह इस पर बलाघूर्ण लगता रहेगा। जब दोनों एक दिशा में हो जाएंगे तो इस पर बलाघूर्ण नहीं लगेगा, यानी शून्य बलाघूर्ण लगेगा। लेकिन द्विध्रुव पर बलाघूर्ण पी साइन थीटा लग रहा है। अगर इस बलाघूर्ण के समान परिमाण का बलाघूर्ण विपरीत दिशा में लगाकर इस द्विध्रुव को अगर घुमाया जाए तो उसमें मेहनत लगेगा, उसमें कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य इस द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित होगा। लेकिन आपको इसको घुमाने के लिए प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति लेना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि इस द्विध्रुव को हम θ1 कोण से घुमाकर θ2 कोण तक ले जाते हैं और उसमें जो संपादित कार्य होगा वही हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव को θ1 कोण से, यहाँ पर कोण जो है विस्थापन है। विस्थापन कहने का मतलब कोणीय विस्थापन, क्योंकि आप यहाँ पर इस द्विध्रुव को विस्थापित नहीं कर रहे हैं बल्कि कोणीय रूप से विस्थापित कर रहे हैं। आप इसको चला नहीं रहे हैं बल्कि घुमा रहे हैं, इसलिए विस्थापन जो पैदा होगा वो कोणीय विस्थापन होगा। तो देखिए यहाँ पर द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। अब देखिए यहां पे हम आपको एक बेसिक बता रहे हैं। बेसिक है कि यहां पे आपको जानकारी दे दें कि आपने पढ़ा है 11th में कार्य बराबर। देखिएगा कार्य बराबर आप क्या पढ़े हैं, आपने पढ़ा है कि अगर बल के द्वारा कार्य हो तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। लेकिन अगर बलाघूर्ण के द्वारा कार्य हो तो बलाघूर्ण गुने कोणीय विस्थापन। लेकिन यह फॉर्मूला तब काम करता है जब बल और बलाघूर्ण जो हो नियत हो। ध्यान देंगे, नियत बल हो तो कार्य का फॉर्मूला बल गुने विस्थापन, लेकिन अगर नियत बलाघूर्ण के कारण कार्य हो रहा हो तो कार्य का फॉर्मूला बलाघूर्ण गुने कोणीय विस्थापन। लेकिन अगर बल और बलाघूर्ण नियत ना होकर परिवर्तनशील हो, ध्यान देंगे, तब कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। अगर बल और बलाघूर्ण परिवर्तनशील हो तो आपको सिखाया गया होगा बल के द्वारा किया गया कार्य एफएस ना होकर एफ डीएस का इंटीग्रेशन होगा। उसी तरह से बलाघूर्ण के द्वारा किया गया कार्य टॉ थीटा ना होकर टॉ डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो बल के कारण नहीं हो रहा है बल्कि बलाघूर्ण के कारण हो रहा है, यानी इधर वाला कार्य हो रहा है बलाघूर्ण के कारण। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पर बलाघूर्ण टॉ बराबर पी साइन थीटा है, आप देख सकते हैं। अगर थीटा 30 डिग्री लेंगे तो बलाघूर्ण कुछ और होगा,
थीटा अगर 45 डिग्री लेंगे तो बलाघूर्ण कुछ और हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 कुछ और होगा, साइन 60 कुछ और होगा, साइन 90 कुछ और होगा। यानी बलाघूर्ण जो है नियत न होकर कैसा है, आप देख सकते हैं आपका यहाँ जो बलाघूर्ण लग रहा है वो परिवर्तनशील बलाघूर्ण है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस बलाघूर्ण के द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला परिवर्तनशील बलाघूर्ण का कार्य का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, W इज इक्वल टू टॉ डी थीटा का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं विद्युतीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो यह कार्य W इज इक्वल टू हो जाएगा टॉ डी थीटा का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, θ1 से θ2 कोण तक। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग इस टॉ के जगह पर क्या लिख सकते हैं, P साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए नीचे में θ1, यहाँ पे θ2, और यहाँ जो हम लोगों ने टॉ का वैल्यू डाला है वो इक्वेशन फर्स्ट से डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं P को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो ये P जब बाहर निकलेगा तो अंदर हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2। आप साइन थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, θ1 से θ2, और इस माइनस को हम लोग पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस P और अंदर में हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे θ1 से θ2। आप लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़े होंगे। यहाँ पर थीटा के जगह पर हम लोग अपर लिमिट θ2 रखेंगे और फिर लोअर लिमिट θ1 रखेंगे, और अपर लिमिट वाला जो वैल्यू होता है उसमें से लोअर लिमिट के वैल्यू को हम लोग घटाते हैं। तो देखिए हो जाएगा माइनस P और यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पे θ2 और फिर कॉस थीटा के जगह पे θ1, और इस अपर लिमिट के वैल्यू में से लोअर लिमिट के वैल्यू को घटाएंगे। यह देखिए हम लोगों ने निकाला क्या, हम लोगों ने कार्य निकाल दिया। देखिएगा द्विध्रुव पर किया गया यही कार्य हो गया। कब कार्य, जब द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र में कहाँ से कहाँ घुमाया जाए, θ1 से θ2 कोण तक घुमाया जाए। तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, यही समरूप विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युतीय द्विध्रुव पर किए गए कार्य का व्यंजक है। यह कार्य जो है द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि कार्य का सूत्र हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन इसी कार्य से हम लोग फिर ऊर्जा तक पहुंचेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग पहले कुछ केस पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको केस 1 बताऊं कि अभी यहाँ पे हम लोगों ने θ1 से θ2 कोण तक घुमाया था, लेकिन यदि 0 डिग्री से अगर थीटा कोण तक घुमाया जाए तब क्या कार्य होगा। तो देखिए सबसे पहले केस 1 हम लोग इसका पढ़ेंगे। यदि द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाया जाए, तो आप देख सकते हैं ये जो पहला कोण होगा यह θ1 हो जाएगा, यह जो दूसरा कोण होगा इसको θ2 बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं θ1 इज इक्वल टू हो गया 0 डिग्री और यहाँ पे θ2 इज इक्वल टू हो गया थीटा डिग्री। अब जो इसका मेन फार्मूला है, मेन फार्मूला आप कार्य का ऊपर में हम लोग क्या निकाले हैं देख सकते हैं आप, माइनस पी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो यहाँ पे मेन फार्मूला में हम लोग इसको डालेंगे, W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। इस फार्मूला में हम लोग डालेंगे इसको। तो देखिए माइनस पी यहाँ पे कॉस और θ2 के जगह पे थीटा हो जाएगा और θ1 के जगह पे 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस 0 जो है 1 होता है। तो ये भी कार्य का एक फार्मूला हो गया। ये फार्मूला कब के लिए है, जब द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाया जाए तो ये फार्मूला काम करेगा। और ये जो है जब θ1 से θ2 घुमाया जाए तो ये फार्मूला, ये सबसे मेन फार्मूला है। इस फार्मूला में आप किसी भी स्थिति के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह जो फार्मूला है ये तभी अप्लाई होगा जब 0 से थीटा तक घुमाया जाए। अब यहाँ पे एक केस और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए केस 2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 0 से थीटा कोण तक घुमाए हैं, लेकिन यदि द्विध्रुव को
90 डिग्री से अगर थीटा कोण तक घुमाया जाए तब क्या कार्य होगा, देखिए वही हम लोग निकालने जा रहे हैं। यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाया जाए तो देखिए कार्य क्या होगा। 90 डिग्री को हम लोग θ1 मानेंगे और इस थीटा डिग्री को हम लोग θ2 मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और θ2 इज इक्वल टू थीटा डिग्री। और जो मेन फार्मूला हम लोग का क्या है कार्य का, आप देख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो आप देख सकते हैं माइनस पी कॉस θ2 के जगह पे हो जाएगा थीटा माइनस कॉस θ1 के जगह पे हो जाएगा 90। यहाँ पे माइनस पी और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा कॉस 90 जीरो होता है, तो ये W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। यह जो कार्य है यह भी कार्य द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित होता है, लेकिन इस कार्य को द्विध्रुव की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यह ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बेसिक में हम लोग आएंगे और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर अर्थ सरफेस को, देखिए अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का अगर हम लोग जीरो लेवल मान लें, हम ऐसा मान लें कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा शून्य होती है, तो अगर इस अर्थ सरफेस से किसी वस्तु को अगर हम ए तक ले जा रहे हैं और इस ए तक ले जाने में हम 10 जूल काम करते हैं, तो इस ए पर की ऊर्जा जो होगी 10 जूल हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर इस अर्थ सरफेस से किसी वस्तु को हम यहाँ बी तक ले जा रहे हैं और इस बी तक ले जाने में हम 15 जूल काम करते हैं, तो इस बी पर की ऊर्जा जो है 15 जूल हो जाएगी। देखिएगा अगर अर्थ सरफेस से ए तक ले जाने में 10 जूल काम किए तो ए पर की ऊर्जा 10 जूल, अगर अर्थ सरफेस से बी पर ले जाने में 15 जूल काम किए तो बी पर की ऊर्जा 15 जूल। लेकिन अगर इसी वस्तु को हम ए से बी तक ले जाएंगे, देखिएगा ए से बी तक ले जाने में हम 5 जूल काम करेंगे, लेकिन बी पर की ऊर्जा 5 जूल नहीं होगी बल्कि 15 जूल होगी। आप देख सकते हैं यानी आपका किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर नहीं है, ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर है, क्योंकि ए पर की ऊर्जा 10 है, आपने 5 जूल काम किया तब बी पर की ऊर्जा 10 + 5 यानी कि 15 हो गई। यानी कहने का मतलब कि किया गया कार्य ऊर्जा तभी कहलाता है जब कार्य को आप जीरो लेवल से करें। अगर बीच की किसी स्थिति से आप कार्य करेंगे तो वो कार्य ऊर्जा के बराबर नहीं होगा बल्कि ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। याद होगा आप विद्युतीय स्थिति ऊर्जा पढ़ते हैं, उस समय भी परिभाषा दिया जाता है कि किसी आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में। अनंत से हम लोग क्यों शुरुआत करते हैं, क्योंकि विद्युतीय स्थिति ऊर्जा के लिए अनंत जो है ऊर्जा का जीरो लेवल है, अनंत पर के विद्युतीय स्थिति ऊर्जा को शून्य माना जाता है। इसलिए आप उस शून्य वाली स्थिति से शुरुआत करेंगे तभी आपके किए गए कार्य को ऊर्जा बोला जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं अर्थ सरफेस को जीरो लेवल माने हैं, तो जीरो लेवल से जो कार्य कर रहे हैं वो ऊर्जा हो जा रहा है। जीरो लेवल से अर्थ सरफेस से अगर ए तक गए 10 जूल काम किए तो ऊर्जा 10 जूल, 15 जूल काम किए तो ऊर्जा 15 जूल। लेकिन अगर ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, तो उसमें जो आप कार्य करेंगे वो ऊर्जा नहीं कहलाएगा बल्कि ऊर्जा का परिवर्तन कहलाएगा। यानी यह तय हो गया कि कभी भी किया गया कार्य ऊर्जा तभी कहलाता है जब कार्य का शुरुआत जीरो लेवल से किया जाए। आप यहाँ पे मेन फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे मेन फार्मूला है W इज इक्वल टू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। यानी इस फार्मूला में कॉस थीटा इंट्रोड्यूस है। आप बताइए थीटा के किस मान के लिए कॉस का वैल्यू जीरो होता है? 90 डिग्री के लिए कॉस का वैल्यू जीरो होता है। यानी यहाँ पर ऊर्जा का जो जीरो लेवल होगा वो तब होगा जब द्विध्रुव जो है विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री पर हो। वहाँ से आप शुरुआत करके किसी भी कोणीय स्थिति तक अगर उसको घुमा कर ले जाएंगे तो उसमें जो कार्य करेंगे वो कार्य उसका ऊर्जा कहलाएगा। यही कारण है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने शुरुआत किया है 90 से, और 90 जो है ऊर्जा का जीरो लेवल है, देख सकते हैं। इसलिए इस जीरो लेवल से इस द्विध्रुव को घुमा के किसी भी स्थिति तक आप ले जाएंगे और उसमें जो कार्य होगा वो कार्य जो है उस द्विध्रुव का ऊर्जा कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, यह कार्य द्विध्रुव का विद्युतीय स्थिति ऊर्जा कहलाता है।
इसको ऊर्जा को हम लोग U से दिखाते हैं, तो देखिए हम लोग U इज इक्वल टू लिखेंगे, U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। यही विद्युतीय द्विध्रुव का समरूप विद्युतीय क्षेत्र में ऊर्जा का व्यंजक हो गया। तो देखिए हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, यही समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। एक चीज़ यहाँ पे मैं इस फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में भी लिख दे रहा हूँ। आप लोग याद होगा 11th में पढ़े होंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पी कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। यू इज इक्वल टू, आप जानते हैं वेक्टर पी जो है विद्युतीय द्विध्रुवागुण एक सदिश राशि है, वेक्टर ई जो है विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, लेकिन यू ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। तो ये हम लोगों ने इस ऊर्जा के सूत्र को यहाँ पे सदिश रूप में भी लिख दिया। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि आपसे कोई पूछे कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव का ऊर्जा कितना होता है, तो आप बोलेंगे माइनस पी कॉस थीटा। लेकिन आपसे कोई पूछेगा समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव पर किए गए कार्य का फॉर्मूला बतावें, तो उसके लिए आप बोलेंगे माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये कार्य का फॉर्मूला, और जो नीचे हमने बताया था वो ऊर्जा का फॉर्मूला। और ये जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम लोगों ने निकाला है माइनस पी कॉस थीटा माइनस 1, ये जो है यह भी कार्य है, लेकिन यह कार्य जो है ऊर्जा नहीं कहलाएगा, यह ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा, क्योंकि यह कार्य जो है जीरो लेवल से नहीं किया गया है। जीरो लेवल से जो कार्य करते हैं वही कार्य ऊर्जा कहलाता है, बाद बाकी कार्य जो है ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग ऊर्जा भी निकाल चुके हैं, कार्य का भी फॉर्मूला सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का जो हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं इसमें हम लोग 3 केस भी पढ़ेंगे। ऊर्जा का फॉर्मूला जो माइनस पी कॉस थीटा है, देखिए इसके लिए 3 स्पेशल केस पढ़ेंगे हम। यहाँ पे 3 स्पेशल केस बताने के लिए 3 बॉक्स बनाते हैं। और देखिए सबसे पहले केस 1, जब थीटा 0 डिग्री हो। और यहाँ पे केस 2, जब थीटा 90 डिग्री हो। और यहाँ पे केस 3, जब थीटा 180 डिग्री हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्जा कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा ऊर्जा का फॉर्मूला है, तो माइनस पी ई कॉस थीटा के जगह पे 0 लिखेंगे, तो माइनस पी ई कॉस 0 1 होता है। तो ये ऊर्जा जो हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस पी के बराबर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊर्जा केस 2 में माइनस पी कॉस थीटा लिखेंगे हम लोग, माइनस पी ई कॉस थीटा के जगह पे लिखेंगे कॉस 90, फिर हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 90 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऊर्जा जो है 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं आप केस 3 में भी देख सकते हैं U इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी कॉस थीटा। और यहाँ पे माइनस पी ई कॉस 180 माइनस पी ई कॉस 180 माइनस 1, तो ये हो जाएगा पी ई। अब आप जरा तीनों स्थिति का ऊर्जा देखेंगे। आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि जब कोण 0 होता है तो उसको अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं, लेकिन जब कोण 180 होता है तो उसको अस्थायी साम्यावस्था। देखिए हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, यह है अस्थायी साम्यावस्था। और यह है अस्थायी साम्यावस्था। आप यहाँ पे तीनों केस में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ पे है, प्लस पी, ये सबसे महत्तम ऊर्जा है। और यहाँ पे माइनस पी, यह सबसे न्यूनतम ऊर्जा है, यह सबसे कम ऊर्जा है।
तो यहाँ पे मैं आपको कंक्लूजन बता दूं कि किसी समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव का ऊर्जा -p cos थीटा होता है, लेकिन उस द्विध्रुव का महत्तम ऊर्जा +p होता है जब द्विध्रुव कौन से साम्यावस्था में हो, आप देख सकते हैं अस्थायी साम्यावस्था में हो, यानी 180 डिग्री पे हो विद्युतीय क्षेत्र के साथ। लेकिन उस द्विध्रुव का विद्युतीय क्षेत्र में जो न्यूनतम ऊर्जा होता है वो -p होता है। कब? जब द्विध्रुव कौन साम्यावस्था में हो, अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था कहने का मतलब 0 डिग्री कोण पे, 0 डिग्री कोण कहने का मतलब कि द्विध्रुव जो हो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में हो, यानी वेक्टर p और वेक्टर e दोनों एक दिशा में हो। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको विद्युतीय द्विध्रुव पर समरूप विद्युतीय क्षेत्र में किए गए कार्य का भी फॉर्मूला यहाँ पर बताया, आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला, कार्य का भी फॉर्मूला, और उसी तरह से आपको ऊर्जा का भी फॉर्मूला बताया यहाँ पे -p cos थीटा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि सारी वीडियो आपके तक पहुँचता रहे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।